कितना लिखिएगा सर, बस कीजिए। जितना पढ़ाना है उतना तो लिखेंगे ही ना। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो कल कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के लिए थे, जिसको कल टाइम खत्म हो गया था, इसे करवा नहीं पाया था। तो कल जो सैटरडे की क्लास है उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे और ग्रेविटेशन का बचा और डिस्कशन करेंगे। ये आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो तीसरा लेक्चर उसको पढ़ लेते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना सही से? यस स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, तो देखो, तुमको याद होगा कि पिछली क्लास तक तो हमने करंट की प्रैक्टिकल स्टडी की थी। ध्यान रखना, लास्ट क्लास तक तो हमने करंट की प्रैक्टिकल स्टडी की थी, मतलब केवल वही चीजें हमने देखी थी जिसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक तो हमने करंट की प्रैक्टिकल या सुपरफिशियल स्टडी की है, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि करंट की माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिकल मतलब बहुत गहराई में स्टडी करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी वहां तक देखते हैं। ठीक, तो क्या डिफरेंस है समझ आ रहा है कि अभी तक हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन आज की क्लास में हम करंट की माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करेंगे, मतलब बहुत गहराई में स्टडी करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी वहां तक देखेंगे। ठीक है ना? तो देखो, करंट की माइक्रोस्कोपिकल स्टडी के लिए वही कंसेप्ट लगाते हैं यार, कि बताओ, इधर किसी ट्यूब में वाटर का फ्लो देखते हैं और उसी के सिमिलर यहाँ हम किसी कंडक्टिंग वायर में चार्ज का फ्लो देखते हैं। ठीक, तो देखो, तुमने फ्लूइड में किसी ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो पढ़ा होगा और फ्लूइड के चैप्टर में तुमने रेट ऑफ मास फ्लो पढ़ा होगा। सही है ना? हेलो, फ्लूइड के चैप्टर में रेट ऑफ मास फ्लो पढ़ा होगा। तो जैसे उधर हमने रेट ऑफ मास फ्लो पढ़ा था, वैसे ही
वो एक इधर किसी ट्यूब में वाटर का फ्लो और उसी के सिमिलर इधर किसी कंडक्टिंग वायर में चार्ज का फ्लो देखते हैं। देखना, चलो पहले किसी ट्यूब में वाटर के फ्लो को स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। देखना, तो इस बार मान लेते हैं कोई भी ऐसा ट्यूब है ना, कोई भी ऐसा ट्यूब है जिसमें वाटर कंटिन्यूअसली बह रहा है। चलो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं और उसमें लिक्विड v वेलोसिटी से बह रहा है। तो हमको अच्छे पता है कि वो तो लिक्विड बह रहा है, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम भी बहेगा और उसका मास भी फ्लो होगा। सही बोला ना? Yes, sir. आपको पता है कि लिक्विड बह रहा है तो लिक्विड का वॉल्यूम भी फ्लो होगा और उसका मास भी फ्लो होगा। तो हमको देखना है कि इस ट्यूब में रेट ऑफ मास फ्लो कितना होगा, वो देखना है। तो वैसे तो रेट ऑफ मास फ्लो तुम फ्लूइड के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, है ना? तो फ्लूइड के चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि कभी भी वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो तो रेट ऑफ मास फ्लो कितना होता है, रो ए वी। याद है ना? Yes, sir. इसी ट्यूब में वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो रहा हो तो रेट ऑफ मास फ्लो रो ए वी होता है। लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि कई मूर्ख लोग ये भी पूछेंगे कि रो ए वी कहाँ से आ गया। ये तो फ्लूइड में पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार बेवकूफ टाइप से डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ट्यूब है, उसमें वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है और लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो बस सबसे पहले इस लिक्विड का रेट ऑफ मास फ्लो कितना होगा वही हमको मेनली देखना है। ठीक है, तो उसके लिए वही कंसेप्ट लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि लिक्विड लगातार फ्लो हो रहा है ना? मान लेते हैं लिक्विड लगातार फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि dt टाइम का एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि फ्लूइड v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में फ्लूइड कितना आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, v dt जितना आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। शक तो नहीं है? हेलो? No, sir. हम बोल सकते हैं कि वाटर या लिक्विड v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में लिक्विड v dt जितना स्मॉल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बता स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी सेक्शन से कितने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो हो जाएगा, इतने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो हो जाएगा। सोच सकते हो ना? ये ध्यान रखना कि dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में ये लिक्विड v dt इतना स्मॉल डिस्प्लेस हो जाएगा, तो dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी सेक्शन से इतने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो हो जाएगा। तो स्मार्टली बताओ कि dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी सेक्शन से बहने वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, बताओ? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू थिकनेस। तो होता क्रॉस सेक्शन एरिया तो a इंटू थिकनेस v dt। किसी को शक तो नहीं है? हेलो? हम बोल सकते हैं कि dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी सेक्शन से कितने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू थिकनेस v dt, इतने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो हो जाएगा। तो बस dt के स्मॉल टाइम इंटरवल में बहने वाले लिक्विड का वॉल्यूम इतना है, तो बहने वाले लिक्विड का मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो तब बहने वाले लिक्विड का मास कितना होगा, लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू बहने वाले लिक्विड का वॉल्यूम AVDT, ये हो गया। बस अब हमको रेट ऑफ मास फ्लो मतलब dm बाई dt निकालना है, तो उसके लिए सिंपली dt को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो तुम बताओ कि dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dm बाई dt कितना आ गया, बताओ? रो ए वी। तो फ्लूइड में भी हमने किया था, लेकिन मूर्खों टाइप से यहाँ भी डिराइव कर लिया। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि किसी भी ट्यूब में लिक्विड लगातार बह रहा हो, है ना? किसी भी ट्यूब में लिक्विड लगातार बह रहा हो तो लिक्विड का रेट ऑफ मास फ्लो कितना होगा, रो ए वी, जहां रो लिक्विड की मास डेंसिटी, ए ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वी लिक्विड के बहने की वेलोसिटी। फ्लूइड में पढ़ा होगा ना? हेलो? लेकिन यहाँ भी मूर्खों टाइप से डिराइव कर लिया तो पता चल गया कि लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो रहा तो रेट ऑफ मास फ्लो रो ए वी होगा। बस तुम आराम से बताओ कि जैसे इस ट्यूब में लिक्विड का रेट ऑफ मास फ्लो निकाला, वैसे हम किसी कंडक्टिंग वायर में बह रहे रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी निकाल सकते हैं। सही बोला ना? हेलो? Yes, sir. है ना? जैसे हमने किसी ट्यूब में बह रहे लिक्विड का रेट ऑफ मास फ्लो देखा, वैसे हम किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर बह रहे रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी निकाल सकते हैं। स्मार्टली बताओ, रेट ऑफ चार्ज फ्लो का भी वही फॉर्मूला आएगा, है ना? रेट ऑफ मास फ्लो रो ए वी है, तो वैसे किसी वायर के अंदर रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी रो ए वी होगा।
बस एक ही डिफरेंस है कि इधर रो मास डेंसिटी थी और उधर रो क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं। बस जैसे ट्यूब के अंदर बह रहे हमने लिक्विड को स्टडी किया, वैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर में बह रहे चार्ज को स्टडी करते हैं। ठीक है, मेन पार्ट पे आते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है ना, ध्यान से देखना। तो इस बार मान लेते हैं कि कोई एल्यूमिनियम या नाइक्रोम जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है, और चलो बैटरी लगा दी। तो हमको पता है कि बैटरी लगाएंगे तो चार्ज भी फ्लो करे, है ना, पता है कि बैटरी लगाएंगे चार्ज फ्लो होगी, मतलब करंट भी फ्लो होगी। और हमको अच्छे पता है कि किसी कंडक्टिंग वायर में वास्तव में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पीछे की ओर बह रहे हो तो उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर बह रहे हैं, तो हम तो इक्विवेलेंट वाली चीज देखेंगे। हेलो। हेलो। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन था, हेलो। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस था। हाँ, अब आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। वही लिक्विड फ्लो की सिमिलर चार्ज फ्लो देखते हैं। फिर इस बार मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम या नाइक्रोम जैसा कोई सॉलिड वायर है, उसमें बैटरी लगा दी तो उसके कारण उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं। एक्चुअली फ्लो होने वाले चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसको पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको पता है। तो चलो मान लेते हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, मान लेते हैं कि इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और हमको पता है कि इस वायर में चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो ध्यान रखना कि चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ध्यान रहेगा ना? तो ध्यान रखना कि जैसे इधर ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा था, वैसे ही इस कंडक्टिंग वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बोलते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बता इस कंडक्टिंग वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। बस हमको देखना है कि चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो कितना होगा, मतलब dq/dt कितना होगा, वो देखना है। तुम स्मार्टली बताओ कि, है ना, स्मार्टली बोल सकते हैं जैसे किसी पाइप के अंदर बह रहा रेट ऑफ मास फ्लो रोए भी था, वैसे इस कंडक्टिंग वायर के अंदर रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी कितना होगा, सिंपली रोए भी होगा। बोल सकते हैं ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। वापस से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पाइप में बह रहे लिक्विड का रेट ऑफ मास फ्लो रो एवी, वैसे इस वायर के अंदर बह रहे, है ना, वायर के अंदर बह रहा रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी कितना होगा, वो भी बेसिकली रो एवी होगा। बस दो ही डिफरेंस होंगे कि उधर रो क्या था, मास डेंसिटी, और इधर रो क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी। और दूसरा डिफरेंस ये कि इधर v क्या था, फ्लूइड के बहने की वेलोसिटी, और उसकी जगह यहाँ क्या आएगा, चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी। और चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो बस कंफर्म बोल सकते हैं कि पाइप में वाटर बह रहा हो तो रेट ऑफ मास फ्लो रो ए बी, जैसे किसी कंडक्टिंग वायर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा हो तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी रो ए बी, रो की जगह, है ना, रो मास डेंसिटी की जगह फ्री चार्ज डेंसिटी ए, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और वीडी क्या होगी, चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, ये आ गया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चक्कर है यार। फिर मैंने तुमको अभी बताया था कि इसमें रो, है ना, इस रेट ऑफ चार्ज फ्लो में रो क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी। अभी बताया था ना कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो में रो क्या होगा, फ्री चार्ज डेंसिटी। लेकिन ध्यान रखना हमको चाहिए तो फ्री चार्ज डेंसिटी, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी। तो चलो इस फ्री चार्ज डेंसिटी रो का थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। सही बोला ना? हेलो। यस सर। तो इस रो का थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने, है ना, मैंने अभी तुमको बताया था कि इसमें रो क्या होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी। इसको फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, लिख देता हूँ। ये रो फ्री चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बहने वाला फ्री चार्ज अपन इस वायर का वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बहने वाला फ्री चार्ज देखते हैं। तो हमको अच्छे बताया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो फ्री चार्ज बहता है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो वास्तविक नहीं है, इनडायरेक्ट है ना।
तो हमको बताया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में बहने वाला फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बहेगा तो कितना फ्री चार्ज बहेगा, ई पता है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बहेगा तो कितना फ्री चार्ज बहेगा, ई। ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि इस वायर में n फ्री इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो बहने वाला फ्री चार्ज कितना होगा, n इंटू ई। गलत तो नहीं लिखा है? हेलो सर। तो ये बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं कि जो भी फ्री चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। एक इलेक्ट्रॉन बह रहा हो तो फ्री बहने वाला फ्री चार्ज ई। ऐसे ऐसे मान लेते हैं कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो बहने वाला फ्री चार्ज ई इंटू कैपिटल एन अपन वॉल्यूम, ये हो गया। अब चलो इस वाले नमूने को देखते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अपन नीचे वॉल्यूम। तो बताओ एन बाय वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, बहने वाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सही बोला? Yes, sir. कि कैपिटल एन बहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन, अपन नीचे वॉल्यूम है, तो पूरी चीज क्या हो गई, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल एन बोलते हैं। तो लिख देता हूं कि कैपिटल एन बाय वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल एन बोलते हैं। तो बताओ फ्री चार्ज डेंसिटी को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई। सही है ना? हेलो हेलो Yes, sir. तो फ्री चार्ज डेंसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एन इंटू ई लिख सकते हैं, जहां स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो तुम बताओ कि, है ना, तो बताओ इसमें रो क्या था, फ्री चार्ज डेंसिटी। तो फ्री चार्ज डेंसिटी को हम एन इंटू ई लिख सकते हैं। अब तुम आराम से बताओ कि dq बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। और हमको पता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट होती है। तो लिख देता हूं कि dq बाई dt, तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इक्वल टू, रो को खोल करके क्या लिख सकते हैं, एनी ए वी डी, ये आ गया। बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एन ए वी डी। ध्यान रहेगा? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एन ए वी डी, जिसमें ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वीडी चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और इसमें सबसे मेन चीज है स्मॉल एन। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं लिख दो ना, एक बार लिख देता हूँ। तो इसमें ई तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद ए इस वायर का, ए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके बाद वीडी चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो लिख देता हूं कि वीडी क्या है, चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी जिसको टेक्निकल शब्दों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम और देखने वाले हैं। और सबसे खतरनाक चीज स्मॉल एन। तो स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है। कर लोगे ना? तो करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज रिप्लाई करो। No, sir. No, sir. सर अभी स्टार्ट किए क्या? हाँ हाँ नहीं। हाँ, आवाज नहीं प्लीज। इसको बहुत शॉर्ट में एक बार समराइज करता हूँ, कोई आलसी बच्चे मतलब बताने के बाद भी लेट आए, बहुत शॉर्ट में देख लेना, देखना। ये तो ध्यान रखना कि पिछली क्लास तक तो हमने ध्यान रखा कि पिछली क्लास तक तो हमने करंट की प्रैक्टिकल स्टडी की है, मतलब सुपरफिशियल स्टडी की है।
वही चीजें पढ़ी थी जिसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन आज की क्लास में हम करंट की माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करेंगे, है ना, मतलब बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी वहां तक देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमको रेट ऑफ चार्ज फ्लो या करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला निकालना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ट्यूब में बह रहे, है ना, ट्यूब में बह रहे वाटर को स्टडी करते थे, वैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर में बह रहे चार्ज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक, बहुत शॉर्ट में देख लेना। ठीक, तो इस बार मान लेते हैं कोई ट्यूब है जिसमें वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हमको बताया वाटर फ्लो होगा तो वाटर का मास भी फ्लो होगा। और वैसे तो मैंने अभी डिराइव किया था, लेकिन फ्लूइड के चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्यूब में लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा हो तो रेट ऑफ मास फ्लो कितना होता है, रो एवी। तो बस जैसे ट्यूब के अंदर हमने रेट ऑफ मास फ्लो निकाला, वैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर रेट ऑफ चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं इस बार एल्यूमिनियम या नाइक्रोम जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है, फिर उसमें बैटरी लगा दी, तो हमको बताया कि बैटरी लगाएंगे तो चार्जेस फ्लो होंगे। तो बस इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए और चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वीडी दे रखी है ना। तो बस हमको अच्छे पता है कि चार्जेस फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगी ना, बस हमको रेट ऑफ चार्ज फ्लो कितना होगा वो देखना है। बोल सकते हैं कि पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो रहा हो तो रेट ऑफ मास फ्लो रो एवी, वैसे इस कंडक्टिंग वायर के अंदर चार्जेस फ्लो रहे हैं तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो भी कितना होगा, रो एवी। बस दो ही डिफरेंस है कि उधर रो चार्ज डेंसिटी थी और इधर क्या बोल रहा हूँ, उधर रो मास डेंसिटी थी और इधर रो फ्री चार्ज डेंसिटी होगी, और उधर फ्लूइड की वेलोसिटी v थी, वैसे इधर चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। इसमें रो का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो रो होता है फ्री चार्ज डेंसिटी, इसको बहने वाला फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं। बताओ जो भी फ्री चार्ज बहता है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, एक इलेक्ट्रॉन बह रहा हो तो बहने वाला फ्री चार्ज ई, ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो बहने वाला फ्री चार्ज E इंटू एन ओपन वॉल्यूम। एन ओपन वॉल्यूम को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब फ्री चार्ज डेंसिटी को खोल करके n इंटू वी, तो फ्री चार्ज डेंसिटी को n इंटू ई, और dq बाई टी रेट ऑफ चार्ज फ्लो, इसको करंट I बोल सकते हैं। तो I इक्वल टू रो को NE a VD, जिससे करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला ये आ गया। तो लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अब गधोटाई से पूरा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको याद रखना। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला I इक्वल टू NeAVD होता है। इसमें E तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, E इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, VD क्या होती है, चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और सबसे खतरनाक चीज स्मॉल एन। मैंने चमका कर बताया था, या गलती करते हैं बच्चे, तो चमका कर बताया था कि स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। देखा, तो करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, I इक्वल टू NeAVD, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। देखा, तो देखो बाकी सारी चीजें तो देख ली हमने, है ना, और इसको मैथमेटिकली भी देख लिया, लेकिन अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों यूज किया, है ना। हम पढ़ते तो हमको भी यही कंफ्यूजन आता था कि वेलोसिटी की जगह चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये शब्द क्यों यूज किया। तो अब राइट टाइम में इसको देख सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना कि अभी तक तो मैंने यही बताया था कि चार्जेस का फ्लो जो होता है वो काफी हद तक लिक्विड के फ्लो के सिमिलर होता है, लेकिन अब राइट टाइम है। तो ध्यान रखना कि चार्जेस का फ्लो अप्रोक्सीमेटली तो लिक्विड के सिमिलर होता है, लेकिन पूरा लिक्विड के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लिक्विड में तो जो वाटर पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, इसीलिए मैंने सही शब्द यूज किया था कि चार्जेस का फ्लो कुछ हद तक लिक्विड के फ्लो के सिमिलर होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता है ना। तुम खुद बताओ कि जो लिक्विड है वो तो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, मतलब इधर लिक्विड के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी होगी, इधर ऐसी होगी, तो जो लिक्विड है वो तो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। लेकिन चार्जेस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, चार्जेस ऐसे स्ट्रीम लाइन नहीं फ्लो होते, चार्जेस ऐसे टकराते टकराते आगे बढ़ते हैं, है। तो ये ध्यान रखना, खतरनाक चीज, तो ये ध्यान रखना कि लिक्विड का फ्लो तो स्ट्रीम लाइन होता है, लेकिन चार्जेस स्ट्रीम लाइन मतलब बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो सकते। तुम बताओ कि अगर ये अकेला चार्ज होता, सही बोला ना,
कि अगर अकेला चार्ज होता तब तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता, लेकिन क्या है अकेला चार्ज है क्या? No, sir. तो मतलब अकेला चार्ज थोड़ी है, तो सॉलिड है और उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। तो बहुत सारे चार्जेस हैं तो ये जो चार्ज है स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं हो सकता, मतलब सीधा फ्लो नहीं हो सकता है ना। चार्जेस का मोशन ऐसा होता है कि चार्जेस का टेम्परेचर होगा तो उसके कारण चार्जेस है वो रैंडम मोशन करेंगे, और रैंडम मोशन करते करते मतलब टकराते टकराते कछुआ चाल से आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन होता है लेकिन चार्जेस का फ्लो स्ट्रीम लाइन नहीं होता है। तो जो चार्जेस है वो सीधी लाइन में मूव नहीं कर सकते। चार्जेस का टेम्परेचर होगा तो उनके पास 3/2 kT इतनी थर्मल एनर्जी होगी, और थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन से चार्जेस रैंडम मोशन तो करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन करते करते बहुत धीरे धीरे मतलब कछुआ चाल से आगे भी बढ़ेंगे। बस चार्जेस के आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वो चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी को तो भगवान भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो रैंडम वेलोसिटी हो तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि चार्जेस स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं करते, ऐसे रैंडम मोशन करते हो, टकराते टकराते कुटाते कुटाते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और चार्जेस के जो आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वो चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है, वो आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक, तो चलो एक बार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग वायर हो तो अगर बैटरी नहीं लगाए तब चार्जेस का मोशन कैसा, और बैटरी लगाए तब कैसा होगा वो देखना है ना। तो मैंने थोड़ा सा उधर उलझ जाए इसलिए अलग से पेज पे बता दिया है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, हम देखते हैं कि चार्जेस का एक्चुअल मोशन कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं दो तरीके से कर रहा हूँ, है ना। तुम बताओ कि किसी वायर में एक्चुअली कौन फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इधर एक्चुअल मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करेंगे, लेकिन इनको इनडायरेक्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? बहुत पहले बता चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज। किसी भी कंडक्टिंग वायर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना, लेकिन इनको इनडायरेक्टली इक्विवेलेंटली पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूर्खों टाइप से दोनों टाइप से बताऊंगा। देखा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं और इनडायरेक्टली जो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे फ्लो करते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन दोनों को एक बार देख लेते हैं, है ना। तो चलो पहले तो मैं वो इनडायरेक्ट चीज ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अपना बैड लक ये मजबूरी है कि हमको इनडायरेक्ट चीज ही पढ़नी है। तो पहले मैं इनडायरेक्ट चीज बता रहा हूँ, फटाफट देखना और केयरफुली देखना है। ठीक है, तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि सॉरी, है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि कॉपर या एल्यूमिनियम जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है। आवाज आ रही होगी शायद, है ना। तो मान लेते हैं कि कॉपर या एल्यूमिनियम जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है। तो हमको पता है कि बता जो भी कंडक्टिंग वायर है उसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, और हमको बहुत अच्छे पता है कि वास्तव में तो फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको इनडायरेक्टली पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो पूरा भाषण तो सुनाने की जरूरत नहीं है ना, पहले बता चुका हूँ। तो हमको अच्छे पता है कि एक्चुअली फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनको इनडायरेक्टली पॉजिटिव से भी, है ना, इनको इनडायरेक्टली इक्विवेलेंटली पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलो पहले मान लेते हैं कि इस एल्यूमिनियम वायर, है ना, पहले मान लेते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर के साथ हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी है। आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ये सर कंडक्टिंग वायर में फ्री चार्जेस वास्तव में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, लेकिन इक्विवेलेंटली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और पहले मान लेते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर से हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। तो स्मार्ट ही बताओ कि कंडक्टिंग वायर से कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तब भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस चुपचाप बैठेंगे क्या? नहीं सर, मूव करते रहेंगे। बिल्कुल सही। ये तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि इस कंडक्टिंग वायर से अगर कोई बैटरी नहीं लगाए फिर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस इतने शाणे नहीं होते कि बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। तो तुम बताओ कि, है ना, इस वायर के साथ हमने बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी इस वायर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना, और टेम्परेचर होगा तो इसके फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, है ना, ध्यान का कि कोई बैटरी नहीं लगाएंगे फिर भी इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो उसके कारण फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी 3/2 kT जरूर होगी। सही कहा ना? ये ध्यान रखना कि बैटरी नहीं लगाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और बताओ टेम्परेचर होगा तो उसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस के पास
थर्मल एनर्जी 3/2 kT जरूर होगी और थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन जरूर करेंगे। ठीक, थर्मल एनर्जी के कारण चार्जेस रैंडम मोशन जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, शक तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कि कोई बैटरी नहीं लगाए फिर भी टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर के कारण इसके फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस के पास थर्मल एनर्जी 3/2 kT होगी और थर्मल एनर्जी के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज रैंडम मोशन जरूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर बैटरी नहीं लगाए तब तो इनका मोशन पूरी तरह से रैंडम होगा। ये ध्यान रखना कि अगर बैटरी नहीं लगाए तब तो इनका मोशन पूरी तरह से रैंडम होगा, मतलब जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे मतलब तब तो करंट बिल्कुल जीरो होगी। पहली चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ये ध्यान रखना कि बैटरी नहीं लगाए फिर भी थर्मल एनर्जी होगी, उसके कारण सारे फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन अभी इनका मोशन पूरी तरह से रैंडम होगा और तब पूरी तरह से रैंडम होगा मतलब जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आएंगे, तो ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अभी तो करंट बिल्कुल जीरो होगी। लेकिन अब मेन पार्ट पे आ रहा हूं, तो चलो अब मान लेते हैं कि इसके साथ हमने कोई बैटरी भी लगा दी है ना, मेन पार्ट पे आ रहा हूं, तो चलो है ना वही सेम केस दे रहा हूं कि कंडक्टिंग वायर है, लेकिन अब मान लेते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर के साथ बैटरी लगा दी। इस मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर इस कंडक्टिंग वायर के साथ हम बैटरी लगा देंगे तो जो बैटरी है वो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस को इस सिरे से धक्का देती है। सही बोला? हेलो? यस सर। यस सर। हम बोल सकते हैं क्योंकि अगर बैटरी लगाए तो मैंने बताया था कि बैटरी इस वाले सिरे से इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस को धक्का देती है, तो तब बैटरी लगाएंगे तो बैटरी ये जो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस है उनको आगे की ओर धक्का लगाएगी। तो ध्यान रखना कि इस बार भी ये जो चार्जेस है ना, इस बार भी चार्जेस है वो रैंडम मोशन तो करेंगे ही, है ना, टेम्परेचर इसलिए अभी भी चार्जेस रैंडम मोशन तो करेंगे ही, लेकिन बैटरी जो धक्का लगा रही है उसके कारण कछुआ चाल से आगे भी बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस हैं वो रैंडम मोशन तो करेंगे ही, लेकिन बैटरी के धक्के के कारण कछुआ चाल से आगे भी बढ़ेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन या सारे फ्री चार्जेस की केवल आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बाकी रैंडम वेलोसिटी को तो भगवान भी नहीं निकाल सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ, है ना, एक लाइन में बोल सकता हूँ कि किसी वायर के साथ अगर बैटरी नहीं लगाए फिर भी टेम्परेचर होगा उसके कारण चार्जेस रैंडम मोशन जरूर करेंगे, लेकिन पहले इनका मोशन प्योरली रैंडम होगा, जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आएंगे, तो आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी ना, ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए तब तो करंट जीरो। लेकिन इसी कंडक्टिंग वायर के साथ बैटरी लगा दें तो हमको पता है कि बैटरी इस वाले सिरे से पॉजिटिव चार्जेस को धक्का देती है, तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्जेस है वो रैंडम मोशन तो करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन करते करते बिल्कुल कछुआ चाल से आगे भी बढ़ेंगे और बस इन चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और अब चार्जेस ऑन एन एवरेज आगे बढ़ेंगे तो एक टाइप से फ्लो भी होंगे, तो अब इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो होगी। और करंट कितनी होगी बताओ? है ना, इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो होगी और करंट कितनी होगी? I इक्वल टू NAVD, ये आ गया। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वो फ्री चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी होती है। ये ध्यान रखना। इसको थोड़ा सर- किताबी शब्दों में भी बोल सकते हैं। सर ये थोड़ा ऊपर में K इक्वल्स टू 3/2 KT क्या लिखा है? क्या करते हो, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है क्या? है देखो कोई मोनोएटॉमिक गैस है, उसको T टेम्परेचर पे रखा है, तो सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 KT। 3/2 kT। यहाँ भी वही, इलेक्ट्रॉन भी फ्री है मतलब वो भी थोड़े बहुत मोनोएटॉमिक गैस के टाइप से काम करेंगे। तो अगर वायर का टेम्परेचर T है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी, जिसके कारण रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है ना, इसको किताबी शब्दों में भी बोल सकते हो। बताओ बैटरी लगाइए ना, तो तब बैटरी पॉजिटिव चार्जेस को धक्का देगी, मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि बैटरी इस वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। बोल सकते हैं ना? हेलो, यस सर। बोल सकते हैं बैटरी इस वाले सिरे से पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे रही है, मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बैटरी इस वायर के अंदर अंदर आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी।
जो चार्जेस को आगे की ओर पुश करेगा तो रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन टकराते टकराते कछुआ चाल से आगे बढ़ेंगे, और जो आगे बढ़ने की वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये देख लिया। तो देखो तुम खुद बताओ तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस वाले पार्ट में तुमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात की है, और बताओ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो एक्चुअल है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तुमको Indirect. जब हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की है और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमको पता है वो एक्चुअल नहीं होता, इनडायरेक्ट है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसे सोचना सिंपल होता है, इसलिए इसकी बात कर ली। एक बार हम मूर्खों टाइप से एक्चुअल मोशन की भी बात कर लेते हैं, वो तो सेम ही चीज है ना यार। वो ये तो हमने इनडायरेक्ट चीज को पढ़ा जो अपनी मजबूरी है, लेकिन तुम चाहो तो एक बार एक्चुअल चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल हकीकत पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो फटाफट अब देखना है। तो इस बार भी मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम जैसा कोई कंडक्टिंग, इस बार भी एल्यूमिनियम जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है, उसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, और हमको पता है कि जो पॉजिटिव होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन हमको पता है कि जो फ्री चार्जेस होते हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में होते हैं, है ना, पता है ना। तो हमको पता है कि जो फ्री चार्जेस होते हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ भी वही कि पहले मान लेते हैं कि इस एल्यूमिनियम वायर से कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो हमको पता है कि है ना, हमको पता है कि एल्यूमिनियम वायर के साथ कोई भी अगर बैटरी नहीं लगाए, फिर भी इस वायर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी 3/2 kT ये होगी, और थर्मल एनर्जी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन जरूर करेंगे। शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। कि अगर बैटरी नहीं लगाए फिर भी टेम्परेचर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी 3/2 kT होगी, और थर्मल एनर्जी के कारण हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन जरूर करेंगे। लेकिन बताओ अभी इनका मोशन पूरी तरह से रैंडम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आएंगे, तो ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ऑन एन एवरेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे मतलब अभी तो करंट 0 होगी। लेकिन चलो अब मान लेते हैं, है ना, लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि इस एल्यूमिनियम के वायर के साथ हमने कोई बैटरी लगा दी, सही है ना। मान लेते हैं इस एल्यूमिनियम वायर के साथ हमने बैटरी लगा दी, तो हमको अच्छे बताए कि बताओ बैटरी पॉजिटिव चार्जेस को इधर से धक्का देती है तो नेगेटिव चार्जेस को इधर से धक्का देगी ना। हेलो हेलो, यस सर। हमको पता है कि बैटरी का ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा होता है, तो हमको पता है कि बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर धक्का देता है। बताया ना, मैंने बताया था कि वास्तव में ये होता है, आवाज नहीं, कि वास्तव में बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर धक्का देता है ना। तो बैटरी का नेगेटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर धक्का देगा। तो ध्यान रखना कि अभी भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन तो करेंगे, टेम्परेचर है ना, तो ध्यान रखना कि अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन से रैंडम मोशन तो करेंगे, लेकिन रैंडम मोशन करते करते कछुआ चाल से पीछे की ओर जाएंगे। है तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्जेस पीछे की ओर जा रहे हैं तो इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आगे की ओर जा रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स करंट भी आगे की ओर होगी। तो ये बोल सकते हैं कि कोई बैटरी नहीं लगाए तब तो फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन बैटरी लगाए तो बैटरी का नेगेटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर धक्का देगा, तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेंगे, लेकिन साथ में बैटरी के धक्के के कारण कछुआ चाल से पीछे की ओर जाएंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन्स के पीछे जाने की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो बात एक ही है ना, तुम बताओ यार कि इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने की एवरेज वेलोसिटी या इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, बात तो सेम ही है ना यार। यस सर। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एवरेज पीछे जाने की एवरेज वेलोसिटी या फिर इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, बात हुई है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। या इसको भी किताबी शब्दों में बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि बताओ बैटरी पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे धक्का देती है, मतलब जो बैटरी है ना, बैटरी के कारण वायर के अंदर अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की ओर है तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा, मैं क्या बोल गया, सॉरी। बताओ बैटरी के कारण वायर के अंदर अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे लेकिन कछुआ चाल से पीछे की ओर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने की एवरेज वेलोसिटी या दूसरे शब्दों में इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस के आगे बढ़ने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब तुम सोच के बताओ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास में है ना,
करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास में मैंने बिल्कुल परफेक्ट शब्द यूज किया था। तो मैं हर बार यही बोलता था कि चार्जेस का फ्लो काफी हद तक वाटर के फ्लो के सिमिलर है, लेकिन पूरी तरह से बराबर नहीं है। सही बोला ना? Yes, sir. यस सर। कि है ना, हमको अच्छे पता चल गया कि चार्जेस का फ्लो कुछ हद तक तो वाटर फ्लो के सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है और बेचारे चार्जेस स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं कर सकते, चार्जेस रैंडम मोशन करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता चल गया है ना। तो अब हमको पता चल गया है ना हमारे निकलेस, तो हमको कंफर्म पता चल गया कि जो वीडी है वो फ्री चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है ना। वही कि वीडी फ्री चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये रैंडम वेलोसिटी को तो भगवान भी नहीं निकाल सकता है। तो वीडी फ्री चार्जेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये फ्री चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी है, या दूसरे शब्दों में फ्री इलेक्ट्रॉन के पीछे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो? नो सर। तो ये देख लिया। एक प्रैक्टिकल चीज भी बता रहा हूँ यार, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू किस ऑर्डर की होती है वो बता रहा हूँ, है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि फ्री, है ना, फ्री चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, तो बहुत ही स्मॉल होती है ना। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है। इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट शब्द यूज किया है कि चार्जेस रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन रैंडम मोशन करते करते कछुआ चाल से आगे बढ़ते हैं। यही शब्द यूज किया था ना मैंने। हेलो? Yes, sir. एक एक शब्द के पीछे राज छुपा होता है, तो याद रखना कि चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। इसलिए मैंने बोला था कि रैंडम मोशन करते करते बिल्कुल कछुआ चाल से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमने देख लिया। अब देखो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सब पढ़ लिया। अब यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन आता है, सुन लेना, है ना। यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन आता है। तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। सॉरी, कई लोगों को कंफ्यूजन आता है कि चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को स्विच से बल्ब तक पहुंचने में पूरा एक दिन लग सकता है। सही बोला ना? हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को स्विच से बल्ब तक पहुंचने में एक दिन लग सकता है। फिर भी जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब क्यों जल जाता है, ये दिमाग में कंफ्यूजन आता है। तो देखो, तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि बल्ब जलने के लिए स्विच या बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना कि बल्ब जलने के लिए, है ना, बल्ब जलने के लिए बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है, उसमें तो एक दिन लग सकता है ना। तो वही बल्ब जलने के लिए बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है। बस एक ही चीज, है ना, एक ही चीज तुम ध्यान रखना कि जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जैसे स्विच ऑन करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बैटरी से लेकर के बल्ब तक सर्किट के सारे इलेक्ट्रॉन भले ही कछुआ चाल से, लेकिन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो करंट भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बल्ब जलने के लिए बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है। सही बोला? तो ये चीज, ये राज मैंने छुपा कर रखा था, पहली क्लास में नहीं बताया, वरना तो करंट को स्टडी कर ही नहीं सकते थे। राइट थिंग एट राइट टाइम, है ना, सही टाइम पे बताई जाती है। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो ये चिंता मत करना, मैं इसको परफेक्ट शब्दों में लिखवा भी दूंगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है ना। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि अधिकतर लोगों को यही कंफ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि बैटरी के इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक पहुंचने में 2 दिन लग सकते हैं। फिर भी जैसे स्विच ऑन करें तुरंत बल्ब कैसे जल जाता है वो देखना है। तो उसका रीजन ये ध्यान रखना है कि बल्ब जलने के लिए बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है। बस ध्यान रखना तुम कि जैसे ही स्विच ऑन कर दोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या है ना, बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या बैटरी के धक्के के कारण
इस सर्किट के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भले ही कछुआ चाल से लेकिन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया मतलब समझ जाना कि करंट भी स्टार्ट हो गई, इसीलिए तुरंत करंट ऑन हो जाती है, तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है। हो जाएगा? तो ये सब हमने कर लिया, और चिंता मत करना, मैं वापस पीछे आऊंगा नोट करने के लिए। अभी कम से कम इसके क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो? हेलो सर। यस सर। नहीं तो अभी हमने अभी हमने करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, और अच्छे ध्यान रखना तुम, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से पूरा डिटेल बता दिया है, लेकिन आगे दिमाग में इतनी रामायण याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला I इक्वल टू NEA वीडियो होता है, डेट्स ऑल, और फालतू कचरा भरने की जरूरत नहीं, आगे तुम खुद स्मार्ट हो, ठीक है? ये कर लिया। अब चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का एक क्वेश्चन करते हैं, और इसमें ध्यान से देखना, एक्चुअली इसमें मोल कंसेप्ट का यूज होता है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? हाँ, ध्यान से देखना। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का एक नॉर्मल टाइप का एग्जांपल लेते हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक? ध्यान से देखना। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म इस बार हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कॉपर का वायर है। आवाज आ रही है ना? क्लियर? हेलो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। आवाज नहीं प्लीज। तो हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पतला सिलेंड्रिकल कॉपर का वायर है। ये जो कॉपर का वायर है उसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस हमको 1 मिलीमीटर दे रखी है ना? क्रॉस सेक्शन रेडियस 1 मिलीमीटर दे रखी है। अब चलो इसमें करंट फ्लो करानी है, तो उसके लिए इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें करंट भी फ्लो होगी, और हमको दे रखा है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? उसके बाद देखो है ना, उसके बाद हमको इसमें फ्री चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, लेकिन फ्री चार्ज डेंसिटी की जगह हमको इस कॉपर की मास डेंसिटी दे रखी है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर की मास डेंसिटी 9 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और कॉपर का मोलर वेट भी दे रखा है। ये तुमको पता होगा कि कॉपर का मोलर वेट 63 ग्राम पर मोल होता है। और एक और चीज यार, कि होता एक कॉपर का एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर सकता है और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड कर सकता है। पढ़ा होगा कि अगर क्यूप्रस की फॉर्म में होगा तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और क्यूप्रिक की फॉर्म में होगा तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस बार हमको क्वेश्चन में लड्डू की टाइप से दे रखा है कि एक कॉपर का एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना? झगड़ा नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कॉपर का जो एटम है वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? बस ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। तो हमको पूछा है कि इस बार इलेक्ट्रॉन के पीछे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी या इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। कंफ्यूज तो नहीं होता यार? हेलो? हेलो? No, sir. फिर हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमको पूछा है कि चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना? तो हमको अच्छे बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम सिंपली करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है ना? वही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम सिंपली करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने अभी चमका करके याद कराया था कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है?
I इक्वल टू एनी एवीडीसी का यूज करेंगे। तो I तो करंट 1.5 एम्पियर दे रखी है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी पता है, E इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन तुम बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में सबसे मेन चीज हमको स्मॉल एन निकालना है। सही बोला ना? हेलो, Yes, sir. ये तुमको अच्छे पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमको सबसे मेन चीज स्मॉल एन देखना है। और मैंने चमका कर बताया था कि स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमको सबसे मेन चीज स्मॉल एन देखना है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो देखना है। और कोई स्मार्ट पर्सन हो, आवाज नहीं, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ गया होगा कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिंपली मोल कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, देखो हम ऐसा करेंगे यार, अपनी स्किल ये रहेगी कि बताओ कॉपर की मास डेंसिटी दे रखी है ना, तो उससे यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास निकालेंगे। तो स्मार्ट ही बताओ कि यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास आ गया तो उससे हम यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स निकाल लेंगे। सही बोला ना? Yes, sir. वही कि यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास पता है तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स आ गए, फिर यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। और एक कॉपर का मॉलिक्यूल 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इतने कॉपर के मॉलिक्यूल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे इनटू 2, उससे हम स्मॉल एन निकाल लेंगे। तो स्मॉल एन निकालने में कंफ्यूज मत होना, सेट तरीका है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पहले मास डेंसिटी का यूज करते हैं। ध्यान से सुनना कि उसके लिए मास डेंसिटी का यूज करेंगे। तो तुम बताओ कि कॉपर की मास डेंसिटी 9 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि पर मीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम में, हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो, Yes, sir. तो ये कॉपर की मास डेंसिटी 9 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। ये तो हम बोल सकते हैं कि पर मीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना है, 9 इंटू 10³ kg है, लेकिन हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 10³ और कर देंगे। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना होगा, 9 इंटू 10⁶ ग्राम। सही लिखा है? हेलो, तो ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी 9 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम बोल सकते हैं पर मीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना होगा, 9 इंटू 10⁻³ kg। ग्राम के लिए इंटू 10⁻³ और कर दिया तो 9 इंटू 10⁶ ग्राम। बस यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास निकाल लिया। तो अब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स निकालेंगे। लिख देता हूं कि यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास निकाला, तो अब हम यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स निकाल लेंगे। तो तुमको पता होगा कि मोल्स कितना होंगे, मास अपन मोलर वेट। तो बताओ यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास तो 9 इंटू 10⁶ था, अपन कॉपर का मोलर वेट कितना होता है 63, तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स इतने हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10⁶ अपन 7 ये मोल्स हो गए। बस यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स आ गए। तो अब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम्स देख लेंगे। फिर बताओ यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स इतने हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम्स कितने होंगे बताओ। मोल इज इनटू एवोगाड्रो नंबर है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम्स कितने होंगे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल तो 10⁶ अपन 7 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बताओ, 6/7 इंटू 10⁻29 इतने हो गए है ना। यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम्स इतने हो गए। अब तुम बताओ कि हमको दे रखा है एक कॉपर का एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इतने कॉपर के एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे बताओ, Into 2. into 2. इंटू 2। तो बस यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम्स इतने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इंटू 2 हो जाएंगे, मतलब 6/7 इंटू 10⁻29 इतने एटम है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू 2 हो जाएंगे तो कितना आएगा, 12/7 इंटू 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और तुम स्मार्ट ही बताओ कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन।
सही बोला ना? या Yes, sir. तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को स्मॉल एन बोलते हैं। तो स्मॉल एन आ गया 12/7 इंटू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब ही आ गया, बस स्मॉल एन आ गया। तो अब तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं, बस उसके लिए सिंपली, है ना, उसके लिए सिंपली हम करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे याद है कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, I = NeAVD, बस भगवान का नाम लेकर के सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो I तो इसमें बहने वाली करंट, तो करंट 1. क्या हो रहा है यार, I इसमें बहने वाली करंट 1.5 एम्पियर इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये 12/7 इंटू 10⁻29 है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेट होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसी लाइन में लिखो ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस वायर की क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया πr², तो पाई r 1 मिलीमीटर है, मीटर के लिए 10⁻⁻3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा इनटू VDM को निकालना है। आगे कैलकुलेशन से सॉल्व कर लोगे यार? हेलो, यस सर। आगे इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेना। मैं जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे तो आई थिंक 0.017 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना, सॉल्व करोगे तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड ये आएगी। और इससे साफ साफ दिख रहा है कि है ना, साफ साफ दिख रहा है कि चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। इसीलिए मैंने बिल्कुल सही शब्द यूज किया था कि चार्जेस टकराते टकराते बिल्कुल कछुआ चाल से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही शब्द यूज किया था। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। जस्ट एक बार 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज करता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बताने के बाद भी इसमें अटक जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट सुन लेना है ना। तो हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म पतला सिलेंड्रिकल कॉपर का कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन रेडियस 1 मिलीमीटर, कॉपर की मास डेंसिटी 9 × 10⁻³ और कॉपर का मोलर वेट 63 ग्राम पर मोल। और हमको दे रखा है कि एक कॉपर का एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। बस चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन के पीछे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो शक्ल देखते आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला I = NeAVD का यूज करेंगे। बाकी सब निकाल लेंगे, लेकिन अपना सबसे बड़ा हेडेक है स्मॉल एन कैसे निकालें। तो ध्यान रखा कि स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए घबराना मत, मास डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो कॉपर की मास डेंसिटी 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, तो इसका मतलब है कि पर मीटर क्यूब मतलब यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना है, 9 × 10⁻³ kg, ग्राम के लिए इंटू 10⁻³ और कर देंगे। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना आ गया, 9 × 10⁻6 ग्राम। बस यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का मास कितना आ गया, तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स कितने होंगे बताओ, मास अपन मोलर वेट। ठीक है ना, तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स कितने होंगे, मास अपन मोलर वेट। तो मास तो 9 × 10⁻6 अपन मोलर वेट 63, तो 10⁻6/7। तो बस यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के मोल्स इतने हो गए। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के एटम हो गए। बताओ, एक कॉपर का एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इतने कॉपर के एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे इंटू 2, ये हो गया। बस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को स्मॉल एन बोलते हैं। ये 12/7 × 10⁻29 आ गया। बस अब I = NeAVD में वैल्यू रख सकते हो। I करंट तो 1.5 एम्पियर, स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 12/7 × 10⁻29। ए है ना, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। इस वायर का क्रॉस सेक्शन है πr² × VD। सॉल्व करेंगे तो VD की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ, सुनना, है ना। देखो कई बार, है ना, कई क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक कॉपर का एटम ऑन एन एवरेज 1.5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो कई लोग झगड़ा करने लग जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का तो टुकड़ा संभव ही नहीं है, फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिख दिया। तो भावना समझो यार, जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसकी भावना समझो, है ना। तो हमको ऐसे कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि एक कॉपर का एटम ऑन एवरेज 1.5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मन में समझ जाना कि आधे कॉपर के एटम तो एक इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड कर रहे होंगे और आधे कॉपर के एटम
दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे? 1.5। 1.5। तो ध्यान रखना, कोई झगड़ा मत करने बेटा कि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा कैसे कर दिया, एवरेज है ठीक ना, सही है ना। मतलब 1 करोड़ कॉपर के एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो और 1 करोड़ कॉपर के एटम दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑन एवरेज कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे? 1.5। तो तब यहाँ जो इंटू 2 किया उसकी जगह इंटू 1.5 करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। बताओ एल्यूमिनियम होता तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता? 3। 3। ये सब तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाकी अपने क्वेश्चन में दिया होता है, तो ये सब इजीली कर सकते हैं ठीक। और इस पेज पे लिखवाऊंगा कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तुरंत बल्ब क्यों जल जाता है, उसको मैं लिखवाऊंगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने क्वेश्चन भी कर लिए, फटाफट नोट करना। हर पेज पर मैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुकूंगा, जल्दी नोट करो इसको। कौशिक, प्लीज बात मत करो, जल्दी से नोट करो इसको यार। हेलो सर। अब देखो, मैंने तो हमारे राजस्थान बोर्ड के तरीके से किया था, पहले प्रैक्टिकल स्टडी और फिर माइक्रोस्कोपिकल स्टडी, लेकिन अपनी इंडियन बुक में देखते हैं तो करंट की स्टार्टिंग यहीं से की होती है, ताकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, इंडिया के बच्चे। हाँ क्या पूछ रहे हो? सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आप यूज किए हैं ये एसी करंट में होता है ना, ये जो आप ऐसे खींचे हुए हैं ऊपर नीचे। डीसी में सर हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था 10 क्लास में, वो उसमें कि वो चेक करना था एसी है डीसी, तो वहाँ पे जब हम पानी में डुबोते थे तो एसी करंट बुलबुले छोड़ते यार थे। गलत बोल रहे हो, ये तो हम डीसी करंट पढ़ रहे हाँ हैं, तो वही तो पूरे ये चैप्टर यहाँ पे डीसी करंट बोल रहे हैं। एक सेकंड पेज। मिनट आवाज नहीं प्लीज। मैं बोल रहा हूँ रैंडम मोशन कोई करंट के तो कारण थोड़ी, ये तो टेम्परेचर के कारण है। कहाँ एसी और डीसी से रिलेट कर रहे हो? ध्यान रखना कि जो ऊपर नीचे वाला जो रैंडम मोशन बता रहा हूँ ना, वो कोई करंट है बैटरी के कारण थोड़ी, है तो टेम्परेचर के कारण है। ओके अभी सर, तक ओके क्या समझ बोल गया रहा है? सर। हम टेम्परेचर के कारण रैंडम मोशन करते हैं और बैटरी के कारण कछुआ चाल से आगे बढ़ते हैं। ओके तो बस आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वही करंट प्रोड्यूस करती है। बाकी रैंडम मोशन के कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होती, उसके कारण तो हीट प्रोड्यूस ओके होती है या वायर का टेम्परेचर बढ़ता है। समझ गए। जल्दी ये नोट ये करो। ये वाला टॉपिक नहीं सुने थे जो सर एक डाउट टेम्परेचर बोल रहे आप। है हाँ क्या? सर, जो आपने इसके नेक्स्ट पेज को सर ओपन कीजिए तो थोड़ा सा। हाँ इसमें आपने बोला कि जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सर वो रैंडमाइज मतलब स्लोली मूव करने लगता है। तो सर ये तो बस रैंडम छोटे, मोशन। हाँ ये तो सर बस छोटे सर्किट में होगा ना। अगर लाइव वायर हम ले लेते हैं तो सर वो तो काफी लंबे लंबे होते हैं, तो वहां पर तो सर मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। यार दुखी करने की चीजें पूछ रहे हो, और अभी मैंने क्या बोला है यार? मैं बोल रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में तो टाइम हो सकता है कि 10 मिनट लग जाए, है ना, लेकिन है ना, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ जाने में टाइम 10 मिनट लग जाए, लेकिन एक्चुअली बल्ब का ऑन करना इलेक्ट्रॉन पे पहुंचने पे थोड़ी डिपेंड करता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाना जरूरी नहीं है। क्या बोला था मैंने अभी यार? समझ गया। जैसे कि तुम जैसे यहाँ बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे घर पे बैठे हो, रेजोनेंस जैसे 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर लंबा वायर है, बल्ब लगा दिया, बताओ जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तुरंत बल्ब जल जाएगा। बाकी तुम्हारे बैटरी का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचने में हो सकता है कि 1 दिन लग जाए, लेकिन बल्ब ऑन करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचना जरूरी नहीं है। सर इसको लिखवा देंगे प्रॉपर लैंग्वेज में। हाँ लिखवाऊंगा मैं आगे, अभी इसको जल्दी नोट करो। सर हो गई। हो गया। बहुत अच्छी। मैं लिख भी देता हूँ यार कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने की एवरेज वेलोसिटी। दोनों का मतलब सेम ही है ना? यस सर। ये ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं।
अपनी इक्विवेलेंट की लैंग्वेज में तो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस के आगे बढ़ने की एवरेज वेलोसिटी, या फिर हकीकत में देखें तो इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने की एवरेज वेलोसिटी, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये पेज कर लिया, Yes, sir. Next page. नोट करो जल्दी। हेलो सर। हाँ सर जो अपने घर में जो सर्किट होता है उसमें सर क्या बोलते हैं, रेजिस्टर सच में लगा हुआ होता है क्या? ये सब रेजिस्टेंस ही होते हैं, पंखा, बल्ब, टेलीविजन, हीटर, ये सब रेजिस्टेंस ही होते हैं। सर हाँ सर हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग जो न्यूटन लॉज है वो नहीं लगा सकते। सही बोला। तो हम लोग अभी इस टाइम पे न्यूटन के लॉज भी लगा रहे हैं इसके ऊपर। इसमें एक्चुअली ये है ना यार कि सही बोला कि इलेक्ट्रॉन बहुत माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल होते हैं, इसमें तो हमको वेव नेचर का यूज करना चाहिए, श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साइज तो छोटी होती है, लेकिन ये जो रैंडम वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है वो बहुत स्मॉल आता है, इससे लगा रहे हैं। ये नोट करो जल्दी। हो गया नोट? यस सर। नहीं हुआ सर। जल्दी करो बहुत यार। सर उसने क्या पूछा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यार मैं बताऊंगा लेकिन सही टाइम पे बताऊंगा, लोग गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सारे चीजों का आंसर देंगे हम। यस सर, राइट थिंग एट राइट। जियो। वाह। ये हो गया, यस सर। इसमें नोट कर लेना। जस्ट 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, फटाफट करो। सन्नी एसी चला लो। हो गया सर। हो गया नोट? यस सर। यस सर। अब चलो आगे नहीं हुआ। बढ़ाओ। बोर्ड का जो क्वेश्चन था ना कि जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब क्यों जल जाता है, उसका रीजन बता दिया। इसको प्रॉपर शब्दों में लिख करके तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, वहां से नोट कर लेना, अभी टाइम नहीं है। कर लोगे इतना? सर कितना यस गैप सर। हो रहा है? ठीक है ना। तो वो ये जो बोर्ड का जो क्वेश्चन था है ना, उसको 2-4 पेज। प्रॉपर लैंग्वेज में लिख करके मैं स्लाइड पर अपने क्लास मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां से नोट कर सकते हो। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से लिखना केयरफुल।
हाँ अटेंशन नहीं रहा। फिर ध्यान रखना कि अभी हमने करंट का माइक्रोस्कोपिकल स्टडी किया है ना, और अच्छे ध्यान रखना कि अभी हमने पूरी डिटेल चीजें बताई, लेकिन अभी तक काम की बस हमने एक ही चीज पढ़ी है कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला I इक्वल टू NeAVD, डेट्स ऑल, है ना। और इसमें भी ध्यान रखना कि इसमें जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। इसका देना नहीं है। अगर कोई भी मटेरियल दे रखा हो तो इस मोल कंसेप्ट से स्मॉल एन उसका निकाल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो तुमको याद होगा कि जैसे हमने फ्लूइड फ्लो के लिए क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे हम चार्ज फ्लो के लिए भी क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ सकते हैं, है ना। हेलो हेलो, तो अगला पार्ट ये करते हैं कि फ्लूइड फ्लो की क्वांटिटी इक्वेशन कैसे मिला, चार्ज फ्लो की भी क्वांटिटी इक्वेशन देख सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो के लिए क्वांटिटी इक्वेशन तुमने फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फटाफट बता देता हूँ, देखना ध्यान से देखना। तो देखो इस बार मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई ट्यूब है ना, दिख रहा होगा। तो इस बार मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई ट्यूब है और उसके अंदर कोई लिक्विड या वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि इसमें कोई भी 3 सेक्शन लेते हैं। चलो ये जो सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और इसका A3 मान लेते हैं। देखा, और बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है तो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो चलो मान लेते हैं कि इधर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी V1, इधर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी V2 और इधर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो तुम खुद बताओ, हाँ तुम खुद बताओ कि इन तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है और फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन बताओ तीनों सेक्शन पर रेट ऑफ मास फ्लो सेम होगा या डिफरेंट? रेट ऑफ मास फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। ये ध्यान रखना कि तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है और फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन रेट ऑफ मास फ्लो सेम होगा। क्योंकि तुम खुद बताओ कि लिक्विड बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, जो जिस रेट से मास आ रहा है उसी रेट से मास जाना चाहिए। देखना मतलब हर सेक्शन पर मास रेट ऑफ मास फ्लो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुई तो क्या अनर्थ होगा वो भी तुम देख सकते हो। देखना जैसे, है ना, जैसे मान लेते हैं कि इस बार लिक्विड, है ना, मान लेते हैं कि इस बार लिक्विड ज्यादा रेट से आ रहा है और कम रेट से जा रहा है, तो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ लिक्विड ज्यादा रेट से आएगा और कम रेट से निकलेगा तो इसमें पानी इकट्ठा होता जाएगा। सही बोला? हेलो, बोल सकते हैं कि होता लिक्विड ज्यादा रेट से और कम रेट से निकले तो इसमें लिक्विड या पानी इकट्ठा होता जाएगा और बिल्कुल जाम लग जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद फ्लो ब्लॉक हो जाएगा या हो सकता है ट्यूब पूरा फूट जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर उल्टा हो कि बताओ लिक्विड कम रेट से आए और ज्यादा रेट से निकले तो फिर इसमें धीरे धीरे लिक्विड खाली हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद पूरा पूरा पाइप खाली हो जाएगा, तब भी फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा। बस तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस बार हम चाहते हैं कि लिक्विड बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो हो, तो कंटिन्यूसली फ्लो तो उसके लिए जिस रेट से मास आ रहा है उसी रेट से जाना चाहिए। ज्यादा रेट से मास आएगा तो ट्रैफिक जाम लग जाएगा और ज्यादा रेट से मास निकलेगा तो ट्यूब खाली हो जाएगा ना। बाकी लिक्विड बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो, उसके लिए जिस रेट से मास आ रहा है उसी रेट से मास जाना चाहिए, मतलब हर सेक्शन पर रेट ऑफ मास फ्लो तो सेम ही होनी चाहिए। तो होता रेट ऑफ मास फ्लो मतलब dm/dt सेक्शन 1 पर भी उतना ही होना चाहिए, रेट ऑफ मास फ्लो सेक्शन 2 पर भी इतना ही होना चाहिए और रेट ऑफ मास फ्लो सेक्शन 3 के लिए भी उतना ही होना चाहिए। चलो वैल्यू रखते हैं, बताओ रेट ऑफ मास फ्लो को हम क्या लिख सकते हैं? रो ए वी, सही बोला है ना। फ्लूइड में रेट ऑफ मास फ्लो को हम क्या लिख सकते हैं? रो ए वी। तो सेक्शन 1 पर रेट ऑफ मास फ्लो को हम क्या लिख सकते हैं? रो A1V1। सेक्शन 2 पर रेट ऑफ मास फ्लो को रो A2V2 और सेक्शन 3 पर रेट ऑफ मास फ्लो को रो A3V3 लिख सकते हैं। अब तुम बताओ कि लिक्विड की कम से कम डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है ना, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इससे रो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? A1V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू A3V3 और ये जो इक्वेशन होती है उसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, या तुम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो चलो तुम बताओ कि लिक्विड बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो रहा हो
तो उस केस में A1 V1 का ही मल्टीप्लाई उतना ही होगा, A2 V2 का भी मल्टीप्लाई उतना ही होगा और A3 V3 का भी मल्टीप्लाई उतना ही होगा। मतलब इस केस में हर सेक्शन के लिए A इंटू V का मल्टीप्लाई सेम रहेगा। सही बोला ना कि A1 V1 का ही मल्टीप्लाई उतना ही है, A2 V2 का भी उतना ही है। तो हर सेक्शन के लिए A इंटू V का मल्टीप्लाई सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो बता A को उधर ट्रांसफर करें, तो बता A को इधर ट्रांसफर करें तो V इक्वल टू कांस्टेंट ओपन A, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। तो इस बार फ्लूइड फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी कम, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सही है ना? तो सब तुमने फ्लूइड में पढ़ा होगा कि फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी कम, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो तुम देख के बताओ कि इन तीनों सेक्शन में किस सेक्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? A3। सेक्शन 3 तो हमको पता है कि सेक्शन 3 सबसे पतला है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद सेक्शन 1, और जो सेक्शन 2 सबसे चौड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है, तो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी सबसे कम होगी। ये देख सकते हो, या तुम चाहो तो अनपढ़ों के टाइप से भी देख सकते हो। बताओ मास तो उसी रेट से फ्लो हो रहा है ना, हर सेक्शन पर मास तो उसी रेट से फ्लो हो रहा है, लेकिन कहीं भी फ्लो करने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम मिलेगा तो वहां भगदड़ मच जाएगी, मतलब फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है वहां तो फ्लूइड हाथी के टाइप से बड़े आराम से फ्लो होगा, तो वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। ऐसे अनपढ़ के टाइप से भी सोच सकते हैं, मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। बस अब तुम स्मार्टली बताओ सॉरी, तुम स्मार्टली बताओ कि जैसे हमने फ्लूइड फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी, वैसे हम चार्ज फ्लो के लिए भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ सकते हैं। सही बोला ना? हेलो, कोई जैसे हमने फ्लूइड फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी, वैसे हम चार्ज फ्लो के लिए भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ सकते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम और नाइक्रोम जैसा कोई कंडक्टिंग वायर है ना, मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम में कॉपर जैसा कोई सॉलिड कंडक्टिंग वायर है। ये क्या हो रहा है आवाज में यार? हाँ ठीक है, तो एल्यूमिनियम में कॉपर जैसा सॉलिड कंडक्टिंग वायर है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। तो कोई सॉलिड वायर है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। और चलो इसमें करंट फ्लो रही है, मतलब चार्ज बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसमें कोई भी 3 सेक्शन लेते हैं। चलो ये जो सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका A2 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 मान लेते हैं। और तीनों सेक्शन पर चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। तो चलो इस सेक्शन पर चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1, इधर चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2, और इधर चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd3 मान लेते हैं। अब बस तुम स्मार्ट ही बताओ कि इन तीनों सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है और चार्जेस के आगे बढ़ने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन तीनों सेक्शन पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब करंट सेम रहेगी या डिफरेंट? सेम रहेगी, है ना। उसी लॉजिक से बोल सकते हैं, है ना। तो हम उसी लॉजिक से बोल सकते हैं कि बताओ इस बार भी चार्ज बिल्कुल कंटिन्यूस, है ना, इस बार भी चार्ज बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो कंटिन्यूस के लिए जिस रेट से चार्ज आ रहा है उसी रेट से जाना चाहिए। बोल सकते हैं ना कि चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए तो हमको पता है। बताओ चार्ज ज्यादा रेट से आए और कम रेट से निकले तो चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है वैसे यहाँ भी जाम लग जाएगा, फिर फ्लो हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा बताओ कि चार्ज कम रेट से और ज्यादा रेट से निकले तो फिर इसमें कुछ टाइम के बाद फ्री चार्ज बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब भी फ्लो कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि चार्जेस बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो, उसके लिए जिस रेट से चार्ज आ रहा उसी रेट से चार्ज जाना चाहिए, मतलब हर सेक्शन पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो तो सेम होना चाहिए। तो जैसे फ्लूइड में हर सेक्शन पर रेट ऑफ मास फ्लो सेम होता था, वैसे यहाँ भी हर एक सेक्शन पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो सेम होना चाहिए। मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो तो dq/t सेक्शन 1 पर भी उतना ही होना चाहिए, सेक्शन 2 पर भी उतना ही होना चाहिए, और सेक्शन 3 के लिए भी उतना ही होना चाहिए। और तुम बताओ कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हम क्या बोल सकते हैं? करंट। सही है ना? हेलो,
रेट ऑफ चार्ज फ्लो को करंट बोल सकते हैं, तो बताओ करंट भी सेक्शन 1 पे भी उतनी और सेक्शन 2 पर भी और सेक्शन 3 पे भी उतनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना आ गया कि चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो रहा है तो उसके लिए हर सेक्शन पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो सेम होना चाहिए, मतलब हर सेक्शन पर करंट सेम होनी चाहिए, है ना। या तुम इसको प्रैक्टिकल शब्दों में भी देख सकते हो। तुम बताओ कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों 1 बाय 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। और 9, 10 में पढ़ा होगा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर हो तो सब में करंट सेम फ्लो होती है। सही बोला ना? तो उस दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जिस रेट से चार्ज आ रहा है उसी रेट से जाना चाहिए, तो हर सेक्शन पर रेट ऑफ चार्ज फ्लो सेम होना चाहिए, मतलब करंट सेम होनी चाहिए। बस अब हम करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू NE/VD। तो सेक्शन 1 से बहने वाली करंट NE/A1/VD1, सेक्शन 2 से बहने वाली करंट NE/A2/VD2 और सेक्शन 3 से बहने वाली करंट NE/A3/VD3 ऐसा लिख सकते हैं। सही है ना? अब तुम बताओ कि बिल्कुल यूनिफॉर्म मेटल का वायर है ना, मान लेते हैं कि पूरा एल्यूमिनियम का ही बना है। बताओ वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सही है ना, वायर यूनिफॉर्म मटेरियल का बना है। तो यूनिफॉर्म मटेरियल का बना है तो स्मॉल एन सेम होगा, तो स्मॉल एन सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, और ई तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। शक तो नहीं है? हेलो, ई कांस्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा सब जगह, और स्मॉल एन केवल मेटल से पे डिपेंड करता है, तो पूरा पूरा वायर एक ही मेटल का बना है तो स्मॉल एन भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ कि अगर वायर का इतना पार्ट कॉपर का बनाओ, इतना एल्यूमिनियम का और इतना गोल्ड का बनाओ, तो क्या स्मॉल एन कैंसिल होता? क्या नो सर। नहीं होता। लेकिन अभी ये मान रहे हैं कि पूरा वायर एक ही मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम का ही बना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और एक ही मेटल का बना है तो स्मॉल एन भी सेम होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? A1/VD1 इक्वल टू A2/VD2 इक्वल टू A3/VD3, और ये इक्वेशन होती है उसको चार्ज फ्लो की कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। तुम बताओ कि किसी वायर में चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो तो A1/VD1 का भी मल्टीप्लाई उतना ही होगा, A2/VD2 का भी उतना ही होगा, A3/VD3 का भी उतना ही होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार हर सेक्शन पर A इंटू VD का मल्टीप्लाई सेम होगा, मतलब A इंटू VD का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। तो A को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो A को उधर ट्रांसफर करेंगे तो VD इक्वल टू कांस्टेंट ओपन A, मतलब VD प्रोपोर्शनल टू 1/A। बस ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि जैसे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, वैसे इस बार चार्जेस की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और जहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल फ्लूइड जैसा ही रिजल्ट आ गया ना? हेलो, यस सर। तो फ्लूइड के साथ कंपेयर करने से ये फायदा हुआ, ठीक है। बस तुम शक्ल देखते बताओ तीनों में किस सेक्शन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? सेक्शन 3। तो हमको पता है कि सेक्शन 3 सबसे पतला है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर सेक्शन 1 पे, और सेक्शन 2 तो सबसे चौड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो ये फ्लूइड के सिमिलर चार्ज फ्लो के लिए भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये देख ली, हो जाएगा। हेलो, यस सर। ये तो मैं नोट करने के लिए वापस, है ना, नोट करने के लिए मैं वापस पीछे जाऊंगा, तो वहां नोट कर सकते हो तुम। मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना? हेलो, आगे बढ़ जाता हूँ, ये नोट तुम कर सकते हो, ठीक। इसमें एक छोटी चीज मैं बताना भूल गया यार, करंट डेंसिटी। जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो,
हेलो, इसमें छोटी चीज मैं बताना भूल गया था। इसमें अगला एक कंसेप्ट आता है करंट डेंसिटी, जिसको जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि सॉरी, ये मान लेते हैं कोई पतला सिलेंड्रिकल वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। और ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अपने 12th या जे लेवल पर हम यही मानते हैं कि जो भी करंट बह रही है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बिल्कुल यूनिफॉर्मली पास हो रही है। ध्यान रखना कि अपने इस लेवल पर अगर कुछ भी नहीं कहा जाए, है ना, कुछ भी नहीं कहा जाए, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि जो भी करंट फ्लो हो रही है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। तो ऐसे केस में करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। ध्यान रहेगा ना? हेलो हेलो, ये मानेंगे कि जो भी करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली पास हो रही है। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास होती है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ क्या है यार। हाँ, तुम आराम से बताओ कि बताओ करंट डेंसिटी को हम सॉरी, करंट डेंसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब I by A लिख सकते हैं। शक तो नहीं है? हेलो, नो सर। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ना, तो इसको मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? करंट पासिंग I पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो इसको करंट डेंसिटी को मैथमेटिकली I upon A मतलब करंट फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब चलो इस पे हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर सकते हैं। तुम बताओ कि करंट को खोल करके क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू NEAVD अपन क्रॉस सेक्शन एरिया A। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, Yes, sir. तो करंट को हम क्या एरिया, करंट को खोल करके हम I इक्वल टू NEAVD लिख सकते हैं ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो तब सॉल्व करेंगे तो A से कैंसिल हो गया। और तुम बताओ कि सॉल्व करने पर A से कैंसिल हो गया तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई? NEVD, है ना, A से कैंसिल हो गया तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई? NEVD। अब तुम बताओ कि स्मॉल n भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, E भी कांस्टेंट होता है। तो इससे हम इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना? हेलो हेलो, यस सर। तो पता है कि इसमें n और E तो कांस्टेंट होते हैं ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपा होता है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटी बहन और करंट डेंसिटी उसकी बड़ी बहन है। तो ऐसे रखना कि करंट डेंसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है कभी भी करंट डेंसिटी पूछे समझ जाना इनडायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। जो ऑर्डर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा वही उसकी बड़ी बहन करंट डेंसिटी का होगा। ये तुम बताओ कि इसमें तीनों सेक्शन पर किस सेक्शन पर करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? Third. सेक्शन 3 पे हमको बताया कि करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बड़ी बहन है, तो सेक्शन 3 सबसे नैरो है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो उसकी बड़ी बहन करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और चौड़े सेक्शन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम तो करंट डेंसिटी भी कम तो ये ध्यान रखना। एक और चीज मैं लिख देता हूँ कि बता करंट डेंसिटी NEVD होती है, जब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, तो उसकी बड़ी बहन जो करंट डेंसिटी है वो भी एक वेक्टर होगा। तो ये ध्यान रखना। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि करंट तो स्केलर होती है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, एक और चीज कि बता ए को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं ना? हेलो, ए को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो I इक्वल टू J इंटू ए। लेकिन यदि J और A की डायरेक्शन अलग अलग हो तो ऐसे केस में करंट को हम क्या लिख सकते हैं? J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हैं। और अब हम किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि करंट J वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, मतलब करंट डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है, इससे करंट एक टाइप का स्केलर है। दूसरे दृष्टिकोण में इसको, यार बाहर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो दूसरे दृष्टिकोण से तुमको मैथमेटिकल टूल में बताया गया होगा, लेकिन यहाँ ऐसे देख सकते हैं। हेलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ये ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी NEVD
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर होता है तो उसकी बड़ी बहन करंट डेंसिटी भी वेक्टर होगी। करंट डेंसिटी तो वेक्टर है लेकिन करंट स्केलर है क्योंकि करंट डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना। दूसरे दृष्टिकोण से मैथमेटिकल टूल में बताया होगा, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारा हमने देख लिया। ठीक, बाकी ध्यान रखना कि पीछे हमने बेवकूफ ऐसी चीज देखी लेकिन काम की एक ही चीज कि होता करंट डेंसिटी लिखी है लेकिन तुमको सुनाई क्या देना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा अटेंशन से देखना है। आज बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मूर्ख के टाइप से कुछ आवाजें कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा अटेंशन से देखना, ठीक है ना। सर रिकॉर्डेड के फॉर्म भेज दीजिएगा। नो सर। चलो अभी देख लेना, अभी यही देखना ध्यान से। पढ़ाइए सर पढ़ाइए, इन लोग का बात मत सुनिए। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो अभी हमने माइक्रोस्कोपिकल स्टडी कर ली है ना, करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये सब भी पढ़ ली। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी की थी ना, इस माइक्रोस्कोपिकल स्टडी से ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन ये करते हैं, है ना। तुम खुद बताओ, मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि ओम्स लॉ एक्चुअली प्रैक्टिकल लॉ है ना। मैंने करंट की पहली क्लास में बताया था कि जो ओम्स लॉ था वो कोई मैथमेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल लॉ था कि V प्रोपोर्शनल टू I तो V इक्वल टू I है। तो ध्यान रखना कि वास्तव में तो ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, लेकिन यहाँ हम उसका कोई प्रूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जस्ट उसको मैथमेटिकली जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी की थी, उस माइक्रोस्कोपिकल स्टडी के बेसिस पर हम ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जस्टिफिकेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे राजस्थान बोर्ड के टाइप से, एक तो राजस्थान बोर्ड के टाइप से बहुत स्मार्ट तरीके से करो, और एक एनसीईआरटी के बेवकूफ वाले तरीके से करो। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हमारे राजस्थान बोर्ड के सबसे स्मार्ट और अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है ना, वही देखते हैं कि हमने जो माइक्रोस्कोपिकल स्टडी की थी उससे ओम्स लॉ को जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो देखना, बहुत ध्यान से देखना है इधर, है ना, केयरफुल देखना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम का कोई कॉपर वायर है ना, ज्यादा अटेंशन देना है। तो इस बार मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम या कॉपर जैसा कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। चलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं और इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। आवाज आ रही है ना, वही मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम जैसा कोई सॉलिड पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि होता है इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। वास्तव में तो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि फ्री चार्जेस वास्तव में इलेक्ट्रॉन के रूप में, लेकिन इनडायरेक्ट इनको पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलो इसमें करंट फ्लो करानी है, कोई करंट फ्लो कराने के लिए ऐसा करते हैं कि इसके साथ V वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं। ध्यान से सुनना, है ना। वही तो करंट फ्लो कराने के लिए इससे V वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं। तो देखो इतना तो हमको अच्छे पता है कि बताओ बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पूरे वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। सही बोला ना, इतना हमको पता है कि होता बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पूरे एल्यूमिनियम वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और साथ में हमको ये भी पता है कि बड़ी लाइन में तो हाई पोटेंशियल है, तो उससे जुड़े हुए इस सिरे पर भी पोटेंशियल हाई होगा, हमको पता है कि बड़ी लाइन में तो इधर हाई पोटेंशियल है, तो उससे जुड़े हुए इस सिरे पर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा। और ये छोटी लाइन में तो लो पोटेंशियल है, तो उससे जुड़े इस सिरे पर पोटेंशियल लो होगा। कोई गलत तो नहीं बोला ना यार, हेलो। नो सर। कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस पूरे एल्यूमिनियम वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। जहां बड़ी लाइन इधर हाई पोटेंशियल है, तो वायर के जुड़े इस सिरे पर भी पोटेंशियल हाई होगा, और छोटी लाइन में तो लो पोटेंशियल है, तो उससे जुड़े इस सिरे पर पोटेंशियल लो होगा। तो इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब तुम स्मार्ट ही बताओ, है तुम स्मार्ट ही बताओ कि बताओ बैट, है ना,
बताओ बैटरी के कारण वायर के दोनों सिरों की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगी। सही बोला ना? हेलो, कोई बोल सकते हैं और नहीं तो बोल सकते हैं कि बैटरी के कारण इस वायर के दोनों सिरों की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मतलब आगे की ओर होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr होता है, लेकिन है ना, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr होता है, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म वायर लिया है। तुम बताओ कि बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को dV/dr की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ΔV/Δr। सही है ना? हेलो, Yes, sir. कोई बोल रहा हूँ कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हाई से लो पोटेंशियल की ओर होगी। और बिल्कुल यूनिफॉर्म है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है तो अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड को dV/dr की जगह ΔV/Δr। वैसे तो माइनस भी आता है, लेकिन हमको केवल वैल्यू से मतलब है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार यूनिफॉर्म वायर है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr की जगह ΔV/Δr। तो तुम बताओ कि ΔV क्या होगा? वायर के दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V ओपन ΔR वायर के दोनों सिरों के बीच डिस्टेंस L। सही है ना? हेलो हेलो, Yes, sir. बैटरी कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो कितना होगा? ΔV ओपन ΔR। तो ΔV वायर के दोनों सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस V ओपन ΔR वायर के दोनों सिरों के डिस्टेंस L। तो बस है ना, पहली स्टेप हमने कर ली है ना, पहली स्टेप कर ली कि इस पहली स्टेप कर ली कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वैल्यू V/L होगी। अब अगली स्टेप करते हैं। तो तुम बताओ कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री पॉजिटिव चार्जेस को आगे की ओर धक्का देगा। बोल सकते हैं ना यार? हेलो, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वायर के अंदर जो इक्विवेलेंट फ्री पॉजिटिव चार्जेस है उनको आगे की ओर धक्का देगा। और बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को आगे की ओर पुश करेगा, तो उसके कारण चार्जेस आगे बढ़ने लगेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी, है ना? और हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा ही किस कारण हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुई है ना? हेलो, Yes, sir. कि चार्जेस की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब VD प्रोपोर्शनल टू E। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, और हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको म्यू बोलते हैं, मतलब इसको मोबिलिटी बोलते हैं। इसमें प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको म्यू बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बोलते हैं। ठीक, तो बस हमको पता चल गया कि बताओ बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उसके कारण चार्ज आगे बढ़ेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्रिएट होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू E, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू इनटू E। अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, आवाज नहीं प्लीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई तो उसके कारण चार्जेस क्या हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई तो उसके कारण चार्जेस आगे बढ़ेंगे, और चार्जेस आगे बढ़ेंगे तो करंट भी फ्लो होगी। और हमको अच्छे पता है कि करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है? I = NeAVD। करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला I = NeAVD। तो चलो सबसे पहले VD की वैल्यू रखते हैं। तो हमको पता है कि VD प्रोपोर्शनल टू E, तो VD = म्यू इनटू E। और बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? V/L। ठीक लिखा है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. I = NeAVD, VD को म्यू इनटू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड E को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? V × LA लिख सकते हैं। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो I = कितना आ जाएगा यार? Ne म्यू। सॉल्व करेंगे तो I कितना आ जाएगा? Ne म्यू A/L × V आ गया। बस तुम बताओ, तो N E म्यू A L ये सब कांस्टेंट है ना,
तो ये सब कांस्टेंट है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू V, मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में बहने वाली करंट लगाए गए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। ये ओम्स लॉ को मैथमेटिकली जस्टिफाई कर लिया। अब चलो, अब हमको इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना। इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब V = IR की फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए इन सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं। तुम बताना कि इन सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो V = कितना आ जाएगा? 1/N mu L/A into I। गलत तो नहीं लिखा है? हेलो नो सर। तो V को IR की फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए ये जो भी कांस्टेंट कचरे हैं उनको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो V = 1/N mu L/A into I आ गया। अब बताओ इसमें, ये तो बताओ कि इसमें 1/N mu LA सब कांस्टेंट है ना। तुम बताओ कि 1/N mu LA सब कांस्टेंट है, तो बताओ ये सब कांस्टेंट है, मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी वायर के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाली करंट दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, है ना। बस किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शन होता है, मतलब ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इसको हम ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनना कि अब इसको ओम्स, यार प्लीज इसको डिस्टर्बेंस से बंद करना है। तो अब हम इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, मतलब V = IR से कंपेयर करते हैं, है ना। तो इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म V = IR से कंपेयर करेंगे, तो R का काम कौन करेगा? है ना। तो इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म V = IR से कंपेयर करेंगे, तो बताओ R का काम कौन करेगा? 1/N mu L/L। ये लिख सकता हूं ना? हेलो, यस सर। इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म V = IR से कंपेयर करेंगे, तो बताओ R का काम कौन करेगा? 1/N mu L/A करेगा। और ऑपरेशन करते हैं, बताओ इस रेजिस्टेंस का ऑपरेशन करके हम क्या लिख सकते हैं? बताओ ρL/A। सही बोला? हेलो, यस सर। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस का ऑपरेशन करके हम इसको ρL/A लिख सकते हैं। तो बता L की जगह L है, A की जगह A है, तो बता रेजिस्टिविटी रो का काम कौन कर रहा है? 1/N mu। तो इसको ρL/A से कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टिविटी रो का काम कौन करेगा? 1/N mu। वही अभी हमने रेजिस्टिविटी का भी ऑपरेशन कर दिया। तो हमको पता है कि अगर रेजिस्टिविटी का भी ऑपरेशन करेंगे तो उसके अंदर तुमको क्या मिलेगा? 1/N mu। एक और चीज मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो बताओ रेजिस्टिविटी 1/N mu, तो कंडक्टिविटी कितनी हो गई? N mu। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के अंदर स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम छुपा होता है और म्यू मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी छुपी होती है। तो इस टाइप से हमने माइक्रोस्कोपिकल स्टडी से ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, तो अभी हमने माइक्रोस्कोपिकल स्टडी से ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन कर दिया। इसकी स्टेप को एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ। इसकी स्टेप से एक बार ध्यान से देख लेना, कई लोग थोड़ा फंस जाते हैं, है तो ध्यान से देखना एक बार। जस्ट 1 मिनट में समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, वही माइक्रोस्कोपिकल स्टडी से हम ओम्स लॉ का मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन करें। ठीक है ना। तो इस बार मान लेते हैं कि नाइक्रो में एल्यूमिनियम जैसा कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग वायर है। चलो आसानी के लिए मान लेते हैं कि पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसकी लेंथ L। और हमको पता है कि इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इनको पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो करंट फ्लो कराने के लिए V वोल्टेज की बैटरी लगा दी। बस हमको ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन करना है, मतलब हमको प्रूव करना है कि इस मेटेलिक वायर के ऊपर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस और बहने वाली करंट आपस में प्रोपोर्शनल होती है, वो हमको जस्टिफाई करना है। तो देखो उसकी स्किल होती है हम क्या, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। घबराना मत, स्टेप से होती है कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट निकालेंगे, ये स्किल होती है। चलो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस पूरे वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, बस बैटरी के कारण वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन हाई से लो पोटेंशियल की ओर होगी। और बताओ वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डेल्टा V अपन डेल्टा R। तो डेल्टा V दोनों सिरों की पोटेंशियल डिफरेंस V अपन डेल्टा R दोनों सिरों के भी डिस्टेंस L। बस बैटरी के कारण वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड V/L इतना जनरेट होगा। तो मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। कई मूर्ख लोग तो झगड़ा करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रह ही नहीं सकता, अब इधर कहां से आ गया, ये सोचते हैं। तो मैंने उसी टाइम पे बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन यहाँ तो बैटरी लगा दी है यार, बताओ बैटरी बेचारे आवेशों को चैन की नींद सोने ही नहीं देगी, सही बोला ना। तो ध्यान रखना, इस बार हमने बैटरी लगा दी और बैटरी फ्री चार्जेस को चैन की नींद सोने नहीं देगी, तो लगातार धक्का लगाएगी, तो इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। ठीक बोला, बैटरी लगा दिया तो चार्जेस को चेन से रहने नहीं देगी, इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। बस बैटरी के वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, V/L। बस वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमको पता है कि वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को आगे की ओर पुश करेगा, चार्जेस आगे बढ़ेंगे, और चार्जेस के आगे बढ़ने की वेलोसिटी होती है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही पैदा हुई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू इंटू ई, जब म्यू एक कांस्टेंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बोलते हैं, है ना। बस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, और बस चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मतलब चार्जेस कछुआ चाल से आगे बढ़ेंगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगी, और करंट I इक्वल टू NE/VD। तो तुम बताओ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम म्यू इंटू ई लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को V/L लिख सकते हैं। आगे सबकी वैल्यू रख दोगे ना, तो सबकी वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा, I इक्वल टू NE/A/L इंटू V आ जाएगा। ये नमूनों को उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो V इक्वल टू 1/NE/L/A इंटू I। ये सब कांस्टेंट है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I आ गया, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी मेटेलिक वायर के ऊपर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाली करंट आपस में प्रोपोर्शन होती है, मतलब ओम्स लॉ का जस्टिफिकेशन हमने कर लिया। फिर इसको ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म V इक्वल टू IR से कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम बताओ इसको V इक्वल टू IR से कंपेयर करेंगे तो बताओ रेजिस्टेंस R का काम कौन करेगा, बताओ। हेलो V इक्वल टू IR से कंपेयर करेंगे तो R का काम 1/NE/L/A करेगा। रेजिस्टेंस R का भी ऑपरेशन करके ρL/A लिख सकते हैं, तो L की जगह L है, A की जगह A है, तो रेजिस्टिविटी का काम कौन कर रहा है, 1/NE/μ। तो कंडक्टिविटी उसकी उल्टी होगी NE/μ। और ध्यान रखना किस चीज का यूज होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, है ना। ध्यान रखना कि फिजिक्स में लास्ट में जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा, तब तक याद रखना कि रेजिस्टिविटी का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला NE/μ, क्या बोल रहा हूँ सॉरी यार, रेजिस्टिविटी का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला 1/NE/μ, तो कंडक्टिविटी का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला NE/μ होता है, जहां म्यू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का। अब ध्यान रखना, ध्यान सुना, ये देखो मैंने जो माइक्रोस्कोपिकल डेरिवेशन की है वो हमारे राजस्थान बोर्ड के तरीके से की है ना। मैंने माइक्रोस्कोपी का डेरिवेशन अपने राजस्थान बोर्ड के तरीके से की है, यही सबसे स्मार्ट है, हमको इसी तरीके से सोचना है। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी के जो एनसी वर्मा की बुक है उसमें इस मोबिलिटी का भी बेचारी का ऑपरेशन कर दिया है। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी या एनसी वर्मा की जो बुक है उसमें इस मोबिलिटी का भी ऑपरेशन कर रखा है, तो उसमें भी यही तरीका है, लेकिन इसमें मोबिलिटी का भी ऑपरेशन करके और थोड़ा डिटेल में दे रखा है, लेकिन वो मैं डेरिवेशन यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मैं अलग से बताऊंगा। तो सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी की जो डेरिवेशन है उसके लिए तुम इसके आगे यानी इसके आगे 2 पेज मतलब 1 पन्ना जितना छोड़ देना, उसमें मैं एनसीईआरटी की जो डेरिवेशन है वो मैं उधर कराऊंगा, ठीक है ना। तो अपने क्लास नोट्स में 2 पेज मतलब 1 पन्ना जितना छोड़ देना, ठीक है ना यार। हेलो
तो मैं Yes, sir. कचरा का डेरिवेशन भी बताऊंगा, बाकी हमको सोचना इसी तरीके से है, ठीक है? ये देख लिया। अब देखो सर मोबिलिटी कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू होता है क्या? हाँ, वैल्यू भी होता है, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे यार हम, इतना होता है वो, ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये काम की चीज बता रहा हूँ, तो मैंने पूरा कचरा बता दिया, लेकिन काम की चीज बता रहा हूँ। तो कई लोग सोचते हैं कि एक इक्वेशन में दूसरे की वैल्यू रखी, दूसरे इक्वेशन तीसरे की डेरिवेशन नॉनसेंस लगती है। तो अपने जेई के एग्जाम के लिए वास्तव में नॉनसेंस है, तो याद रखना कि इस पूरे पेज पर लिखा हो, बाकी सारा तो कचरा है। बस काम की हमको एक ही चीज पता चली है बेटा, कि डेरिवेशन में काम की एक ही चीज पड़ी कि बैटरी लगा, आवाज नहीं प्लीज, एक ही मेन चीज पता है कि बैटरी लगाएंगे तो वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और सबसे मेन चीज पढ़ ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होता है, मतलब उसके अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है। बोल सकते हैं ना यार? हेलो, बैटरी लगाएंगे तो वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो चार्जेस को धक्का देगा। और मेन चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है ना? तो ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक नहीं दो बड़ी बहन है। याद रखना कि जो करंट डेंसिटी उसके अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी हुई थी, पढ़ा था ना हमने अभी? हेलो, अभी हमने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है, और अभी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है। तो ये ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बड़ी बहन करंट डेंसिटी है और उसका बड़ा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों आपस में भाई बहन है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि जो ऑर्डर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा वही ऑर्डर करंट डेंसिटी का होगा, और वही ऑर्डर उसके भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। बताएं तीनों सेक्शन में किस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा? A3। सेक्शन 3 तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी छुपी होती है। सेक्शन 3 सबसे नैरो है, तो है ना, सबसे नैरो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो करंट डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होगा। डेट्स ऑल। इसके अलावा बाकी सारी चीजें अपने जेई के ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हेलो, यस सर, टाइम हो तो ये हमने पढ़ लिया। एक मिनट रुक जाना है, एक लास्ट चीज रह गई यार, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। जस्ट 2-3 मिनट ही ले रहा हूँ, उसको देख लेना। जस्ट 2 मिनट ले रहा हूँ यार। हाँ, ध्यान से देखना इधर, ये इसमें एक लास्ट छोटी चीज रह रही है, तो एक बार देखते हैं कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखा तुम, अच्छे ध्यान रखा कि अभी तो हमने, है ना, अभी तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था यार, कि किसी भी रेजिस्टर या किसी भी मेटेलिक वायर के ऊपर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस IR। सुन रहे हो तुम? हेलो, तो ध्यान रखा कि अभी, आवाज नहीं प्लीज, तो ध्यान रखा कि अभी तक तो हमने ओम्स लॉ का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, तो हमको अच्छे बताया कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी मेटेलिक वायर के ऊपर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR होता है। लेकिन हमको पता है कि इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस वो भी स्केलर होता है और I करंट ये भी स्केलर होती है। तो ये V इक्वल टू IR जो होता है वो तो ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म होता है। V और I स्केलर होते हैं ना यार? हेलो, यस सर। ये जो V इक्वल टू IR है वो तो ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, लेकिन अब हमको ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का ऑपरेशन करते हैं। तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि रेजिस्टेंस को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A लिख सकते हैं। अब थोड़ा जोड़ तोड़ करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि L को उधर ट्रांसफर करते हैं, बात तो नहीं है ना? तो L को इधर LHS में ट्रांसफर करते हैं, तो L को LHS में ट्रांसफर करेंगे तो इधर V बाय L आ जाएगा। रेजिस्टिविटी को बेचारी को ऐसे ही रहने देते हैं और A को I के नीचे ले आते हैं। कोई गलत तो नहीं किया ना? हेलो, तो V इक्वल टू IR और रेजिस्टेंस को खोल करके रो L बाय A, तो L को इसके साथ जोड़ देते हैं तो V बाय L इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो को बेचारे को अकेला रखते हैं और A को I के साथ कंबाइन करते हैं तो I बाय A। चलो अब स्मार्ट ही बताओ, तुम स्मार्ट ही बताओ कि I ये बहने वाली करंट ओपन A क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये क्या बन गया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और मैंने बताया था सही कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम करंट डेंसिटी J बोल सकते हैं। और इसको देखना, तो तुम बताओ कि V क्या है, वायर के ऊपर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस,
और एल वायर की लेंथ, तो तब V बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा आर, मतलब वायर के अंदर अंदर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पढ़ा था ना हमने अभी, हेलो हेलो, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि बताओ I बाय तो करंट डेंसिटी और V बाय एल है ना, V बाय एल क्या होगा, वायर के अंदर अंदर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख देता हूं